channel. Are you crack it? Hope you all are doing well. So today is our day 22 video on MCQs series from chapter Indian Economy on the Eve of Independence, which is a part of Indian economy. So ये हमारा फर्स्ट लेसन है ऑन द इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट. तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो 3 चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के एमसीक्यूज एग्जाम में इस बार आने वाले हैं वो कवर कर लिए हैं. सो उनको जरूर देखिएगा. अगर आप चैनल पर न्यू है तो स्टार्ट करते आज का लेसन. और लेसन स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आने वाले लेसन में बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलेंगी और बेल बटन को भी दबा लीजिए कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे. स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर. स्टेटमेंट का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहे हैं? प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. स्टेटमेंट 2 में बोल रहे हैं इंडिया चेंज्ड फ्रॉम स्टैग्नेंट इकोनॉमी टू द वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड इकोनॉमी एट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. तो देखिए दो स्टेटमेंट्स दी गई है. दोनों स्टेटमेंट में हमें जो लिखा गया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी इनकरेक्ट है. जो भी हमारा आंसर होगा बहुत ध्यान से सोच समझ कर देना है. तो देखिए हमारे इस एमसीक्यू सीरीज में क्या है कि हर पर डे में हम 5 एमसीक्यूज करते हैं और साथ ही साथ बहुत डिटेल में एक क्वेश्चन को समझते भी हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है. विद डिटेल उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझते हैं. इसके साथ साथ दो काम हो रहे हैं. एक तो आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो रही है. दूसरा विद दिस आपको जो भी इसका सिलेबस था उसको थॉरली आप रिवीजन भी कर रहे हो. तो दो काम एक साथ हो रहे हैं. तो अब इसके साथ साथ इसको वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही आपको डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है. तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चन होंगे और बेसिक टू हम हाई लेवल जाते हैं कि हर एक टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन और हर टाइप का. अब इस तरीके से जो स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट हमें एक चीज बोली गई होती है और उसे हमें जज करना होता है कि क्या वो सही है या गलत. अब यहाँ पर प्रायर टू द ब्रिटिश रूल के बारे में बात की गई है. मतलब ब्रिटिश रूल के पहले की बात इंडिया में, क्योंकि ब्रिटिश रूल तो इंडिया में आया था. चैप्टर भी इंडिया से, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है. तो ब्रिटिश रूल से पहले की बात की जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी वाज अ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी थी. स्टैग्नेंट होता है बहुत ही जो लो होती है, लो, क्लियर, और बैकवर्ड पिछड़ी हुई. क्या इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के पहले बहुत लो और बैकवर्ड इकोनॉमी थी? अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, इकोनॉमिकली सोचें, तो क्या वो थी? बिल्कुल नहीं. ब्रिटिश रूल से पहले हमारी कंट्री बहुत ही फॉरवर्ड इकोनॉमी थी. फॉरवर्ड इन द सेंस वो एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी. फॉरवर्ड नहीं, प्रॉस्परस बोल सकते हैं, क्योंकि वो पैसे से रिलेटेड एक गरीब देश नहीं था. क्योंकि हमें भी पता है इंडिया को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था. क्लियर? तो हिंदी में बोला जाता है सोने की चिड़िया थी. क्लियर? तो ये चीज हमें पता है. तो वो एक बैकवर्ड, हम लो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बोल नहीं सकते. तो इट मींस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. क्लियर? तो इससे हमें एक चीज तो क्लियर हो गई. अब स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं. इंडिया चेंज फ्रॉम स्टैग्नेंट इकोनॉमी टू वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड इकोनॉमी एट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल. अगर आपको स्टेटमेंट 1 का आपको पता चल गया कि ये तो इनकरेक्ट है, मतलब इंडियन इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी ही नहीं, ये पता चल गया. तो अब यहां से अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो स्टेटमेंट 2 पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि जो चीज बोल रहे इंडिया चेंज की गई स्टैग्नेंट इकोनॉमी से वाइब्रेंट में. तो स्टैग्नेंट तो पहले से ही नहीं थी, पहले भी स्टैग्नेंट नहीं थी ना. तो स्लो पहले ही नहीं थी, तो उसे वाइब्रेंट में चेंज करने की कोशिश तो सवाल ही नहीं पैदा होता. तो इसका मतलब यहाँ पर ही ये मिस्टेक लिखी हुई है, गलत लिखा गया है. तो इट मींस यहीं से क्लियर हो रहा है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है. तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई. तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हो जाएगी? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. अब ये इनकरेक्ट है, ये आंसर आ गया हमारा. लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये आंसर गलत क्यों है? तो फिर करेक्ट क्या होना चाहिए था? तो पढ़ते हैं डिटेल में. आंसर ऑप्शन डी है. अब देखिए
इसको ध्यान से समझते हैं। ये इसके इंट्रोडक्शन से ही हमारे चैप्टर से ये टॉपिक से लिया गया है, इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर की है। तो देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लीजिए कि क्या होता है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश रूल के पहले की बात की जा रही है कि क्या होता था। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट। अब देखिए ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी क्या थी, वाइब्रेंट थी, फ्लोइंग थी। वाइब्रेंट मींस फ्लोइंग इकोनॉमी थी और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। On the agricultural front, it was a self-contained rural economy. अब हमें भी पता है हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, क्लियर, where cultivators themselves were the owners of the land, and industrial sector was famous throughout the world for its handicraft products and their exports enjoyed global reputation. तो इस चीज के बारे में हमें ऑलरेडी पता कि हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर फ्रंट है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और इसकी वजह से हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स हैं वही यहाँ के ऑनर्स है लैंड के, इस चीज के बारे में भी पता है। तो ब्रिटिश रूल के पहले जो थे, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी हमारी, एक पहले भी थी अब भी है एक्चुअली, क्लियर। तो कल्टीवेटर्स जो थे वो अपनी लैंड के ऑनर कहा जाता था उन्हें। और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक बहुत ही फेमस था थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्यों था? बिकॉज ऑफ द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की वजह से हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट भी, ये जो एक्सपोर्ट किए जाते थे, एक्सपोर्ट जो है पूरे ग्लोबल में इनकी रेपुटेशन थी कि इंजॉय किए जाते थे इनके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, क्लियर। तो इनकी वजह से हमारी कंट्री को प्रायर टू द ब्रिटिश रूल एक वाइब्रेंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी बोला जा सकता था, क्लियर। बट एट द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए ब्रिटिश रूल के आने से क्या हो गया कि सिस्टमैटिकली उन्होंने कंट्री को एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया। As the restructuring of Indians foreign trade was in favor of British economy, क्योंकि उनका जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था, इंडिया से वो फॉरेन ट्रेड किया जाता था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप की, सारी चीजें वो जो करते थे वो किसके फेवर में करते थे? ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में की जाती थी, इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए जाते थे, क्लियर। सो इंडियन इकोनॉमी चेंज फ्रॉम द वाइब्रेंट इकोनॉमी टूवर्ड्स स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी, क्लियर। तो देखिए बैकवर्ड में और स्टैग्नेंट में चेंज हो गई वाइब्रेंट से, क्लियर। आंसर हमारा एक्चुअली ये था, लेकिन उसको इनकरेक्टली इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रायर टू द ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री क्या थी, इंडियन इकोनॉमी थी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, लेकिन वो क्या थी, वाइब्रेंट एंड प्रॉस्परस इकोनॉमी, क्लियर। और स्टैग्नेंट से नहीं वाइब्रेंट से उसे चेंज कर दिया गया, किसमें? स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी में, फॉरवर्ड में नहीं, क्लियर। तो ये चीज यहाँ पर गलत लिखी गई थी, जिस वजह से ये हमारा क्वेश्चन में आंसर हो जाता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन। तो असर्शन क्या बोल रहे हैं, पहले मैंने आपको बहुत बार रिपीट करवाई है ये चीज कि असर्शन को करने का तरीका, रीजन के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। प्रीवियस हम 3 चैप्टर जो कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक के सब्जेक्ट में, जो टर्म 1 के पेपर में आने वाले हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें जरूर देखिएगा। तो असर्शन के पहले हमें क्या करना होता है, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में पहले असर्शन पढ़ना होता है फिर रीजन पढ़ना होता है। अगर दोनों करेक्ट है तो फिर हम बीच में क्या लगाते हैं, बिकॉज। तो बिकॉज लगाने से हमें पता चल जाता है कि अगर इन दोनों का लिंक बनता है तो उस हिसाब से हम आंसर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, पहले हमें ये देखना होता है क्या ये अपने आप में करेक्ट है। तो देखते हैं। On the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ना, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस थी, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी क्या थी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, हमने पढ़ा। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश रूल कि वो उनके जो सभी वो चीजें करते थे उनकी वो अपने फेवर में होती थी, एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड, सब चीजें उन्होंने जो भी इंडियन इकोनॉमी में की वो सभी उनके ही फेवर में थे, उनकी ब्रिटिश इकोनॉमी के फेवर में होती थी, जिस वजह से हमारी कंट्री स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई। मतलब ये असर्शन बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है, तो दिस इज अ करेक्ट, क्लियर। अब रीजन पढ़ते हैं। दादाभाई नौरोजी वाज एन इंडिविजुअल हु अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल पर कैपिटा इनकम। तो दादाभाई नौरोजी का नाम हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो ये एक ऐसे इंडिविजुअल थे जिन्होंने इंडियाज
नेशनल, इंडिया की जो नेशनल और पर कैपिटा इनकम थी उसे एस्टिमेट करने में हेल्प की थी। तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। तो आपको इसके रिगार्डिंग देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो तभी आप आंसर्स दे पाते हो इजीली। तो यहाँ पर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है, तो इसीलिए बार बार बोला जाता है आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर कीजिए, बिकॉज यही चीजें आपको पेपर में हेल्प करेंगी। तो इसी वजह से हर एक क्वेश्चन को हम डीपली डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअल नॉलेज हो सके। तो देखिए यहाँ पर अब दादा भाई नौरोजी का यहाँ नाम लिख दिया और इंडियन नेशनल पर कैपिटा का नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं कि वहां पर सिर्फ इंडियन इकोनॉमी एक स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई, सिर्फ ये बात की गई है। दोनों असर्शन और रीजन तो अपने आप में करेक्ट है, लेकिन अगर हम बिकॉज लगाकर पढ़ते हैं, अब देखिए on the eve of independence, Indian economy was completely a stagnant economy. Dadabhai Naoroji was because Dadabhai Naoroji was an individual who attempted to estimate India's national and per capita income. तो कोई एक भी बात यहाँ पर नीचे स्टेगनेंट इकोनॉमी की गई नहीं की गई, कहीं पर भी इसमें एक भी बात दादा भाई नौरोजी या फिर इंडिया नेशनल पर एंड पर कैपिटा के इनके इनकम के बारे में, उसके एस्टिमेट करने के बारे में बात की गई नहीं की गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का रिलेशन आपस में नहीं बन रहा, लेकिन ये अपने आप में दोनों करेक्टली एक्सप्लेन है। तो दोनों अपने आप में ट्रू है, बट इन दोनों की आपस में रीजन जो बताया गया है वो असर्शन का बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन्ड नहीं है। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी द आंसर, एंड ऑप्शन ए गलत हो जाएगी, ऑप्शन सी गलत हो जाएगी, ऑप्शन डी गलत हो जाएगी। क्लियर? तो अब पढ़ते हैं इसका आंसर। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। तो ये सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं आज के दिन में, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ एक टॉपिक से ही हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। वो टॉपिक है फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो इसलिए बताया कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये कहाँ से लिए गए क्वेश्चन है। एंड में फिर से हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से ये लिए गए क्वेश्चन है। लास्ट में वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम ये एक चीज को डिस्कस डीपली करेंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिए गए और पूरे के पूरे फीचर्स क्या है, थॉरली विद ब्रीफली हम समझेंगे। क्लियर इस चीज को? क्लियर? अब देखिए ऑप्शन बी है इसका आंसर, यानी कि दोनों करेक्ट थे, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन मैच नहीं हो रही थी। क्लियर? करेक्टली एक्सप्लेन नहीं था रीजन असर्शन को। तो क्यों था, क्यों नहीं कर रहा था? अब पढ़ते डिटेल में। तो देखिए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस होने तक जब होने वाली थी, तब में क्या था कि इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली स्टेगनेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। स्टेगनेंट का मीनिंग अभी हमने करा कि एक लो इकोनॉमी बन चुकी थी इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इज अ वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी बहुत लिटिल या नो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही हो सिचुएशन, उसे बोला जाता है स्टेगनेंट इकोनॉमी। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी अटेम्प्ट ही नहीं किया कि वो इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर सके, एस्टिमेट कर पाए, कभी उन्होंने किया ही नहीं। या लेकिन दादा भाई नौरोजी, विलियम डिब्बाई, फिंडले शिरास, V.K.R.V. Rao, R.C. Desai were some notable individuals who attempted to estimate India's national and per capita income. तो ये कुछ लोग हैं, अब इनके नाम जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज हमने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, इसीलिए इसको डाला गया कि जो ये पर्सन है दादा भाई नौरोजी, इनका नाम बहुत फेमस है। विलियम डिब्बाई, फिंडले शिरास, V.K.R.V. राव, R.C. देसाई, ये जो 5 नाम है, 5 लोग हैं, इन्होंने बहुत अटेम्प्ट किए कौन सी चीज करने में? इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट या एस्टिमेट करने के लिए। क्लियर? तो इसका अब देखिए क्यों नहीं रिलेशन था। यहाँ पर बात की गई थी हमारे असर्शन में कि ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी इंडियन इकोनॉमी वाज अ कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पर नीचे बात की गई किसके रिगार्डिंग? उनके जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मीनिंग बताया नहीं, अभी कुछ पता नहीं कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने सीधा उसके मेजरमेंट के बारे में बात कर ली।
मेजरमेंट यानी कि इनकम के मेजरमेंट के बारे में। अब इनकम की जो लिटिल ग्रोथ है उसके बारे में बता दिया असर्शन में, लेकिन रीजन में बात कर रहे हैं कि इनकम के पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वो चीज गलत हो जाए, कौन कर रहा है एक्चुअली, तो वो चीज बता दे, तो वो चीज आपस में मैच नहीं हो रही कहीं से भी। तो इस वजह से ये क्वेश्चन में असर्शन और रीजन तो दोनों करेक्ट थे, लेकिन आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा था। क्लियर? तो देखिए इंडियन कैपिटा पर कैपिटा इनकम जो थी, अगर हम बात करें कि जब इंडिया ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो जो स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, तो लिटिल ग्रोथ भी थी। इसके बारे में पर कैपिटा इनकम कितनी थी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जरूर अगला क्वेश्चन भी ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एंड इकोनॉमी इज कॉल्ड अ डैश इकोनॉमी व्हेन इट हैज अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम। जब बहुत लो पर कैपिटा होती है तो उस इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी बोला जाता है? डोमिनेंट इकोनॉमी, लो इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है अपना आंसर जरूर साइड में लिखा कीजिए कॉपी में। तो इसके साथ साथ आपकी रिवीजन भी होती है और आपके कंसेप्ट की चेकिंग भी होती है, कहाँ तक आपको कंसेप्ट की नॉलेज है। आंसर इसका है डी ऑप्शन, बैकवर्ड इकोनॉमी। तो जो भी इकोनॉमी जिसकी लो पर कैपिटा, बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? बैकवर्ड इकोनॉमी बोला जाता है। क्लियर? आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बैकवर्ड इकोनॉमी। तो देखिए बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों है, जब भी बात आ रही है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि ये टॉपिक किस टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ये ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस जो फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, वहां से लिया गया। ये सारे क्वेश्चंस आज के बनाए गए हैं। तो अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस की ही बात की जाएगी। क्लियर? सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि कौन सा टॉपिक है एक्चुअली, कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हर एक क्वेश्चन में यही बात की जा रही है, रिपीटेड बात की जा रही है, इसी वजह से की जा रही है। क्लियर? तो इंडियन इकोनॉमी वाज अ बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या है? एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। क्लियर? जब ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। अब एन इकोनॉमी इज कॉल्ड बैकवर्ड। अब बैकवर्ड कौन सी इकोनॉमी होती है? व्हेन इट हैज अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम, जब बहुत ही लो पर कैपिटा इनकम होती है। अब क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम की अगर बात चल रही है, जब हमारा इंडिया ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो इन अगर हम बात करें 1947 और 48 का पीरियड, जब इंडिपेंडेंस होने वाली थी, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे हम बोल रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम जो थी, पर कैपिटा इनकम जो थी हमारे देश की, कितनी थी? तो ये थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। पर कैपिटा इनकम हमारे देश की कितनी थी? वॉज जस्ट ₹230। क्लियर? सो ये थी, ये थोड़ा सा बेसिक ये था, आपको नॉलेज होना चाहिए अगर क्वेश्चन आया तो। ये मैंने इंक्लूड नहीं किया था, पर मैंने आपको अभी बता दिया कि अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 टू 8 जब ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस पीरियड था इंडियन इकोनॉमी का, तो ये उसकी पर कैपिटा इनकम जो थी कितनी थी? ₹230, जिसको एस्टिमेट करने में किन पर्संस ने हेल्प की थी? ये 5 लोगों ने। क्लियर? ये 5 नाम जो हमने पढ़े। क्लियर? ये आपको चीजें पता होनी जरूरी है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं पेपर्स में, तो इसी वजह से बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। तो जब बैकवर्ड इकोनॉमी की बात चल रही है, पर कैपिटा इनकम लो की बात चल रही है, तो हमारी जो कंट्री की मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी? वेरी पुअर, बहुत ही पुअर थी, विदाउट सफिशिएंट फूड। उनके पास कोई भी सफिशिएंट पूरे तरीके से फूड भी नहीं था, 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी, फूड भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, शेल्टर भी नहीं था बहुत सारे लोगों के पास। तो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉवर्टी। वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है जो कि पॉवर्टी की तरफ ले जाता है। Clear? So now moving to the next question number 4 of this lesson. On the eve of independence, this sector dominated the Indian economy as the principal source of livelihood. Which was that sector? अब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो डोमिनेट कर रहा था इंडियन इकोनॉमी को एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड? विच वॉज दैट सेक्टर? कौन सा ऐसा सेक्टर था?
तो बहुत इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारी कंट्री क्या है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो कौन सा सेक्टर होगा जो एक्चुअली डोमिनेट कर रहा था, एग्रीकल्चरल सेक्टर था इसका आंसर। क्लियर? तो कौन सा सेक्टर है, जब इंडिपेंडेंस होने वाली थी तो सेक्टर वाज agriculture sector that dominated the Indian economy as the principal source of livelihood, क्योंकि हमारे कंट्री का मेन सोर्स किस सेक्टर पर डिपेंड था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, बट फिर भी उसे डोमिनेट किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। सो ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्यों किया जा रहा था, क्यों डोमिनेट हुआ, क्यों ये प्रिंसिपल लाइवलीहुड सेक्टर बोला गया है, पढ़ते हैं इन आंसर डिटेल में। सो आंसर है इसका एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो देखिए, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, डोमिनेटेड बाय द इंडियन इकोनॉमी एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब डोमिनेट किया जा रहा है ये तो पता चल गया। देखिए क्या है कि नियरली 72% जो हमारी कंट्री के लोग थे, पॉपुलेशन थी, दैट वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हमें इस बात का पता है कि 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर के काम में एंगेज थे। However, the contribution of agriculture to GDP was only 50%. लेकिन जो GDP की contribution थी, GDP की contribution जो थी वो क्या थी, सिर्फ 50% थी। GDP what? GDP होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश की नेशनल इनकम। क्लियर? जो कंट्रीब्यूशन थी एग्रीकल्चर में, हमारे देश की नेशनल जो इनकम थी उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% था, जो कि इंडिकेट कर रहा था बैकवर्डनेस को, पिछड़े हुए सेक्टर को दर्शा रहा था यहाँ पर। क्लियर? जो हमारे देश को एक बैकवर्ड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकवर्ड बना रहा था, जिस वजह से क्योंकि इसमें 50% जीडीपी की कंट्रीब्यूशन थी, कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा था ये सेक्टर। जिस वजह से ये कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था तो क्या हुआ कि सफर्ड फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम आई, जिस वजह से owing to which had low contribution to GDP। अब ये जीडीपी की लो प्रोडक्टिविटी आई, लो प्रोडक्टिविटी से लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी हो गई, जिस वजह से ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर था डोमिनेट हो रहा था इंडियन इकोनॉमी में एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। क्लियर? सो ये मेन रीजन था, क्योंकि ये सेक्टर जो था 72% लोग इसमें काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये इसकी बैकवर्डनेस आ गई, जिस वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुई और जीडीपी में लो कंट्रीब्यूशन की। क्लियर? सो ये था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। तो ये भी एक फीचर ही था जो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? लास्ट में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से हमने किए, कौन कौन से नहीं किए। क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि हम 5 क्वेश्चन हर एक वीडियो में करते हैं, आज का हमारा 5th क्वेश्चन। So by the time of independence, heavy industry showed a bleak growth, and for the bulk of capital goods requirement, Indian economy was dependent upon dash। तो देखिए, by the time of independence, जब on the eve of independence बोले या on the by the time of independence बोल लिया जाए, हैवी इंडस्ट्री जो थी उसकी ब्लीक ग्रोथ थी। हैवी इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, ब्लीक ग्रोथ यानी कि लो ग्रोथ थी। अब लो ग्रोथ क्यों थी, अब इस चैप्टर में हम इसी चीजों के रिगार्डिंग ही बात करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में। इस चैप्टर में हम जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक्चुअली ये इंडियन इकोनॉमी बुक का। क्लियर? तो इन चीजों के बारे में ही हम डिटेल में करेंगे। क्लियर? सो हैवी इंडस्ट्री जो थी शोड अ ब्लीक ग्रोथ, लो ग्रोथ उसने शो की। क्यों? एंड फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, और उसने जो उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत लो थी, जिस वजह से क्या था कि फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट, उसे कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इंडियन इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, इंडियन इकोनॉमी जो थी किस पर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर कर रही थी, बैंक लोन्स पर कर रही थी, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन कर रही थी, या पावर एंड एनर्जी कर रही थी, किस चीज पर डिपेंड कर रही थी। अब उन्हें क्या थी, उनकी ग्रोथ तो लो थी, ग्रोथ को तेज करना था, तेज करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था,
सेल्स करने के लिए उन्हें मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। अभी गुड्स वर्ड लिख दिया, कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी। कैपिटल गुड्स यानी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरीज चाहिए होती थी, तो हमारी कंट्री में तो मशीनरी थी नहीं, तो क्या वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बाद थी जो उस पर डिपेंड कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्मॉल स्केल तो ऑलरेडी हमारे देश में डूब चुकी थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लियर? तो उन पे भी डिपेंड नहीं कर रही थी, बैंक तो अभी स्टैब्लिश हो ही रहे थे, तो उन पर कैसे लोन ले सकती थी? तो हमारी कंट्री में बैंक लोन में भी वो डिपेंड नहीं कर पा रही थी। तो इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से वो इंपोर्ट कर सकती थी चीजों को। इंपोर्ट यानी कि बाहर से जो मशीनरी उनके पास नहीं है उसको लेकर आ सकती थी, खरीद सकती थी, इंपोर्ट कर सकती थी, परचेज कर सकती थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, इसका आंसर। क्लियर? तो पावर एंड एनर्जी पर डिपेंड पहले कैसे होगी? अभी तो उन्हें कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी तो वही पूरी करनी थी। कैपिटल गुड्स मतलब कि पैसे की जरूरत, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो गुड्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी उन्हें अपने बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े कैपिटल गुड्स मशीनरी की रिक्वायरमेंट थी, जो कौन पूरा कर सकता था? ब्रिटेन कर सकता था, वहां की इंडस्ट्री से वो मंगवा कर ये पूरा कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा इंपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अब करते हैं इसको डिटेल में डिस्कस। तो आंसर है ऑप्शन सी, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन क्यों है देखते हैं। Prior to the British rule, industrial sector in India was well known for handicraft. अब ब्रिटिश रूल के पहले क्या था? इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ही नोन था। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि हैंडीक्राफ्ट्स के रिगार्डिंग वो बहुत एक नोन सेक्टर, नॉन ही इसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत नोन था। क्लियर? इंडियन इकोनॉमी, इंडिया वाज वेरी नोन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्लियर? बिकॉज ऑफ विच हैंडीक्राफ्ट। बट क्या हुआ? इट वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। बट ये सिस्टमेटिकली क्या किया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेटेड थी, वो उनके फेवर में थी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के फेवर में कभी भी नहीं थी। तो बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस आई, तो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री वर ऑलमोस्ट रूइंड। जैसे हमने बात की तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो वो पहले ही खत्म कर चुके थे, कॉटेज इंडस्ट्री को पहले ही खत्म कर चुके थे। क्लियर? वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू। और हैवी इंडस्ट्री जो बची कुछ हैवी इंडस्ट्री थी, उनकी जो वो शो कर रही थी ब्लिक ग्रोथ, बहुत लो ग्रोथ शो कर रही थी। एंड फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, उन्हें अब बल्क ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट थी। कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो कहां पर गए? ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी डिपेंड कर रही थी ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब वो ब्रिटेन पर डिपेंड कर रहे थे, उनके इंपोर्ट्स पर डिपेंड कर रहे थे। बाहर से उन्होंने मशीनरी मंगवाकर अपने कैपिटल गुड्स को एस्टैब्लिश करके फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेसन। लेकिन अभी हमारा पढ़ा है, जो हमने बोला था कि लास्ट में डिस्कस करेंगे इसको टॉपिक को, यानी कि फीचर्स ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे इन डिटेल। क्लियर? तो देखिए, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस जो ओवरऑल फीचर्स जो थे इंडियन इकोनॉमी के, वो क्या थे? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, ये सेकंड क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। आप फिर से देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को जरूर देखिए दोबारा, अगर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो इससे एक्चुअली इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर? क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर? तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि जो हमने डिस्कस किया, लो इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि जिसमें हमने पढ़ा कि ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी कंप्लीटली स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी कि बहुत ही लो इकोनॉमी थी। और जो दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले शिरास, VKRV राव, RC देसाई जो थे हमारे कुछ नोटेबल जो इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने क्या किया? एस्टिमेट करने की कोशिश की नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। क्योंकि स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या थी? वो थी जो जिसमें वो इनकम थी, वो इकोनॉमी थी जिसमें बहुत ही कम या नो ग्रोथ इन दी इनकम शो करती है। क्लियर? तो उसे बोला जाता था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो देखिए, बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। बैकवर्ड थी हमारी कंट्री बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर किया जा रहा था। 72% हमारी कंट्री के लोग एग्रीकल्चर पर का काम करते थे, बट फिर भी जीडीपी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 50% तक का ही था। क्लियर? जिस वजह से लो प्रोडक्टिविटी हुई और डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा। ब्लिक इंडस्ट्री, तो ब्लिक इंडस्ट्री के बारे में भी हमने पढ़ा कि
प्रायर टू द ब्रिटिश रूल था कि उन्होंने हमारा इंडस्ट्री का वेल नोन इंडस्ट्रियल सेक्टर था फॉर ऑफ बिकॉज ऑफ हैंडीक्राफ्ट, बट उन्होंने सिस्टमेटिकली इसको रूइन कर दिया अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से। और इससे क्या हुआ कि हमारी कंट्री में स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट रूइंड हो गई, लेकिन हैवी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी बहुत ही लो थी, ब्लिक थी, क्लियर। और उन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए किस पर डिपेंड करना पड़ रहा था, ब्रिटिश के इंपोर्ट्स पर। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, ये भी हम इसके साथ ही कर चुके हैं। तो देखिए हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट इसी पॉइंट में आ जाता है, कवर हो जाता है, क्लियर। तो लिमिटेड अर्बनाइजेशन थी, बहुत सारे विलेजेस थे, तो विलेजेस थे तो अर्बनाइजेशन कहाँ पे होगी, जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत ही विलेजेस थे और उनमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने थे, जिस वजह से वो हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में लिमिटेड अर्बनाइजेशन। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी यानी कि हम ना तो हमारी इकोनॉमी एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी और ना ही हमारी कंट्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी थी। तो ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी हम बोल सकते थे, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आई। तो ये था ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आज का लेसन। होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले लेसन के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए लेसन के साथ विद अनदर 5 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज ऑफ टर्म 1 with the same chapter. Thank you.